स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल विवेक ब्लॉग पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 सर्वश्रेष्ठ गैंगस्टर फिल्मों के बारे में, जिसकी रेटिंग आपको आगे चल के पता चलेगी। तो आइए बात करते हैं 10 सबसे बेस्ट गैंगस्टर फिल्मों की बारे में। बेशक कई बेहतरीन गैंगस्टर फिल्में हैं जो पूरी तरह से बदले पर आधारित नहीं हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जिनमें लोग किसी से बदला लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। गुडफेलस इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें एक हत्या होती है और कुछ किरदारों पर इसका असर पड़ता है, लेकिन यह माफिया की दुनिया की हकीकत को दिखाता है। और जो लोग किसी घटना को अपनी निजी त्रासदी मानते हैं, उन्हें बस चुपचाप बैठकर इसे सहना पड़ता है। कुछ अन्य गैंगस्टर फिल्में भी हैं जिनमें आंतरिक संघर्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है और व्यक्तिगत गलतियों के कारण जीवन बिखर जाते हैं, जिनमें बदला लेना मुख्य विषय नहीं होता, जैसे कि द गॉडफादर ट्रिलॉजी और शायद स्कॉरफेस। जहां तक बदला लेने पर आधारित बेहतरीन गैंगस्टर फिल्मों की बात है, तो निम्नलिखित फिल्में हैं। ये एकमात्र फिल्में नहीं हैं, लेकिन ये सभी बहुत अच्छी गैंगस्टर फिल्में हैं। यह ऐसी फिल्में जो किसी न किसी रूप में संगठित अपराध पर आधारित हैं, और इन सभी फिल्मों में बदला लेना मुख्य कथानायक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और इसमें 10वें नंबर से चालू होता है हमारा 2004 में रिलीज़ हुई डेड मैन शूज़। डेड मैन शूज़ में उत्साह की कमी है, जैसे कि आप शायद इस शीर्षक वाली फिल्म से उम्मीद करेंगे। हालांकि यह अपनी क्षमता से कई अधिक प्रयास करती है। शायद यह एक पारंपरिक गैंगस्टर फिल्म की तुलना में एक निराशाजनक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर अधिक है। हालांकि जिन लोगों का पीछा मुख्य किरदार कर रहा है वे गैंगस्टर हैं, या कम से कम संगठित अपराधियों के एक गिरोह के सदस्य हैं, इसलिए वर्तमान संदर्भ में इसे फिल्म माना जा सकता है। उन गुंडों ने मुख्य किरदार के भाई के साथ बुरा बर्ताव किया है, जिससे वह उन्हें हिंसक तरीके से सबक सिखाने के लिए मजबूर हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप एक बेहद उलझी हुई और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। डेड मैन शूज़ एक बेहद डरावनी फिल्म है और ब्रिटिश गैंगस्टर फिल्मों में से एक दमदार फिल्म है, शायद बेहतरीन फिल्मों से एक भी, बशर्ते आपकी ऐसी फिल्म देखने में कोई आपत्ति ना हो जो शायद आपका दिन खराब कर दे, खासकर अगर फिल्म देखने से पहले आपका दिन ठीक ठाक चल रहा हो। 9वें नंबर पे आती है 1963 में रिलीज हुई द स्टिंग। डेड मैन शू के विपरीत द स्टिंग वास्तव में बदला लेने वाली गैंगस्टर फिल्मों में सबसे मनोरंजक और हल्की फुल्की फिल्मों में से एक है। हालांकि अगर आप इसे गैंगस्टर फिल्म मानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बारीकी से देखना होगा, क्योंकि मुख्य किरदार उस तरह की जीवन शैली में डूबे हुए नहीं हैं, बल्कि वे एक गिरोह के सरगना का पीछा कर रहे हैं और एक ऐसे हत्याकांड के लिए उसे सजा दिलाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ रहे हैं जो उनके लिए बेहद दुखद था। वे धोखेबाज तो हैं, लेकिन उनका सामना उन बेरहम अपराधियों से है जिनके गिरोहों से सीधे संबंध है। इसलिए द स्टिंग के नायक उनके मुकाबले कहीं अधिक वीर प्रतीत होते हैं और उनकी प्रेरणा समझ में आती है। यहाँ जिस तरह का बदला लिया गया है वह भी प्रतिशोध और आधारित अधिकांश अपराध फिल्मों से अलग है, क्योंकि जिस चाल में वे इस गैंगस्टर को फंसाना चाहते हैं उसमें उसे ऐसे तरीके से पीड़ा पहुंचाना शामिल है जिनमें जरूरी नहीं है कि और हिंसात्मक कृत्य शामिल हों। 8वें नंबर पर आती है हमारी 1971 में रिलीज हुई गेट कार्टर। गेट कार्टर माइकल केन की शुरुआती फिल्मों में है और उनके सबसे यादगार किरदारों में से एक है। इसमें उन्होंने जैक कार्टर का किरदार निभाया है, जो अपने भाई की हत्या का बदला लेने निकला है। वह एक गैंगस्टर भी है, इसके लिए उसे पहले से ही पता है कि अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढने के लिए किस तरह के सुरागों का पीछा करना है। हालांकि यह सफ़र काफ़ी जटिल हो जाता है, जैसा कि इस तरह की फिल्मों में और आम तौर पर सभी फिल्मों में अक्सर बदले की तलाश में होता है। अपनी उम्र के हिसाब से यह फिल्म काफ़ी कठोर और क्रूर साबित होती है और एक गैंगस्टर फिल्म होने के साथ साथ एक थ्रिलर के रूप में भी बखूबी काम करती है। गेट कार्टर में माइकल केन का अभिनय भी बखूबी इस्तेमाल किया गया। हालांकि अगर आप केन की 21वीं सदी की सौम्य भूमिकाओं के आदी हैं तो इसे देखना थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ उन्हें काफ़ी खौफनाक भूमिकाएं निभाने के भरपूर मौके दिए गए हैं। निसंदेह इस मामले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो 7वें नंबर पर आती है हमारी 1953 की द बिग हिट।
संगठित अपराध और कुछ हद तक प्रतिशोध पर आधारित एक क्लासिक और बेहतरीन फिल्म नायक द बिग हिट अपने समय के हिसाब से काफ़ी अच्छी फिल्म है और इसकी गति भी काफ़ी बढ़िया है। 90 मिनट की अवधि इसमें मददगार साबित होती है। मूल रूप से ये एक पुलिस अधिकारी की कहानी है जो एक बेहद शक्तिशाली आपराधिक संगठन से लड़ने का कठिन जिम्मा लेता है और ऐसा करने के लिए वो इसलिए भी प्रेरित होता है क्योंकि उसे लगता है कि हाल ही में एक अन्य अधिकारी की मौत के लिए वे ही जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें आग से आग बुझाने की कहानी है जो नैतिक दृष्टि से बेहद प्रभावशाली है क्योंकि यह उस समय की कई अन्य अपराध संबंधी फिल्मों की तुलना में संगठित अपराध और कानून के सही पक्ष के बीच की खाई को तोड़ने का सही प्रयास करती है। फिल्म नायर होने के कारण द बिग हिट के कुछ हिस्सों में कुछ अपरिहार्य झलकती दिखती है और उस समय फिल्मों के निर्माण के तरीके के आधार पर फिल्म के कुछ दृश्य स्वाभाविक रूप से घटित होते हैं। फिर भी यह फिल्म रोमांच को बरकरार रखती है और फ्रिट्ज लैंग द्वारा जर्मनी छोड़ने और अमेरिका में अंग्रेजी भाषा की फिल्म बनाना शुरू करने के बाद निर्देशित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जा सकती है। छठवें नंबर पर आती है हमारी 2002 में रिलीज हुई रोड टू पर्डिशन। तकनीकी रूप से रोड टू पर्डिशन को कॉमिक बुक फिल्म कहा जाता है क्योंकि यह एक ग्राफिक नॉवेल श्रृंखला का फिल्म रूपांतरण है। हालांकि यह कॉमिक बुक फिल्मों में से सबसे अधिक गंभीर और गैर कॉमिक बुक शैली वाली फिल्म में से एक है। यह एक ऐसे गिरोह के गुंडों की कहानी है जो अपने परिवार के 2 सदस्यों की हत्या का बदला लेना चाहता है और वह अपने इकलौते जीवित बेटे के साथ मिलकर एक अन्य गिरोह का सरगना को निशाना बनाता है। यह बदला लेने का एक चक्र चल रहा है जिसमें हिंसक कृत्य और हिंसक कृत्यों को जन्म देते हैं और इस दौरान कुछ भी सुलझता हुआ प्रतीत नहीं होता। यह भयावह है लेकिन बेहतरीन फिल्मांकन और अभिनय के कारण बेहद दिलचस्प भी है। रोड टू परमिशन अपनी अधिकांश अवधि में सहज रूप से तीव्र और प्रभावशाली बनी रहती है और आम गैंगस्टर फिल्मों की तुलना में कहीं अधिक भावनात्मक रूप से असरदार है। आइए इसी कड़ी में हम जानते हैं 5वें नंबर की 2002 में रिलीज हुई गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क। 2002 में रिलीज हुई एक और फिल्म और आगे एक और आने वाली है क्योंकि ऐसा लगता है कि बदला लेने वाली गैंगस्टर फिल्मों के लिए यह साल अजीब तरह से अच्छा रहा था। पेश है गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क जो संगठित अपराध पर बनी मार्टिन स्कॉर्सेसी की चुनिंदा फिल्मों में से एक है। यह उनकी सबसे भव्य गैंगस्टर फिल्म भी हो सकती है, कम से कम पारंपरिक अर्थों में, क्योंकि इसमें भव्य निर्माण डिजाइन और महत्वाकांक्षा द आयरिशमैन और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून जैसी हालांकि लंबी फिल्मों से भी कहीं ज़्यादा है। चूँकि ये एक महाकाव्य है इसलिए इसमें सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा अपने मृत पिता का बदला लेने की कहानी से कहीं अधिक घटनाक्रम है, लेकिन यही गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क की मुख्य कहानी है और शुक्र है कि यह कहानी काफ़ी हद तक दिलचस्प बनी हुई है जिसका श्रेय काफ़ी हद तक डैनियल ले-लुइस के शानदार खलनायक अभिनय को जाता है। इसके अलावा पृष्ठभूमि में घटित होने वाली कई चीज़ें भी रोमांच है और लगभग 3 घंटे की इस फिल्म में उल्लेखनीय कलाकारों को भरपूर भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। चौथे नंबर पर आती है हमारी 1967 में रिलीज हुई पॉइंट ब्लैंक। अगर आप ज़्यादातर फिल्में प्रेमियों से 1970 के दशक के बारे में पूछें और यह दशक सिनेमा के लिए कैसा रहा तो आपको शायद जानकर सकारात्मक बातें ही सुनने को मिलेंगी। यह न्यू हॉलीवुड आंदोलन का दौर था। हालांकि इसकी शुरुआत 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हो गई थी और 1967 अमेरिका फिल्मों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली वर्ष रहा। बॉनी एंड क्लाइड और द ग्रेजुएट को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलती है, लेकिन पॉइंट ब्लैंक भी निश्चित रूप से प्रशंसा का पात्र है। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे धोखा दिया जाता है और फिर वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने और चोरी हुई बड़ी रकम वापस पाने के लिए निकल पड़ता है। इस संघर्ष में संगठित अपराध भी शामिल है जिसकी शुरुआत अल्काट्राज द्वीप पर होती है जो काफ़ी यादगार है और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह और भी उलझी हुई और हिंसक होती जाती है क्योंकि स्वाभाविक रूप से ऐसा ही होता है। इन सब के बावजूद पॉइंट ब्लैंक बेहद स्टाइलिश बनी रहती है और अपने समय की फिल्मों के हिसाब से बोल्ड और हटके भी है। हालांकि 1967 में रिलीज हुई कुछ अन्य लीक से हटकर फिल्मों को छोड़कर। तीसरे नंबर पर आती है 1989 में रिलीज हुई द कुक, द थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर। फिल्म द कुक, द थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर के शीर्षक में जिन 4 लोगों का जिक्र है उनमें से 3 मुख्य रूप से किसी न किसी तरह के बदले की साजिश में उलझे हुए हैं। जो एक व्यक्ति इस साजिश से अलग है वह है रसोइया जो उस रेस्तरां का संचालन करता है जहां फिल्म का अधिकांश हिस्सा फिल्माया गया है और अंततः
एक व्यक्ति उसे अपने एक जटिल बदले की योजना में इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे पहले कहानी मुख्य रूप से चोर, उसकी पत्नी, उसकी प्रेमी के इर्द गिर्द घूमती है। चोर एक कुख्यात गुंडा है और वह बेहद क्रूर है। वह रेस्टोरेंट में लगभग हर किसी को तरह तरह के अत्याचारों का शिकार बनाता है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ सबसे बुरा बर्ताव होता है, इसलिए वह उससे बदला लेने के लिए किसी और के साथ संबंध बना लेती है। जब उसे इस बारे में पता चलता है तो मामला बिगड़ जाता है, हिंसा भड़क उठती है और फिर उसकी हिंसा का बदला लेने के लिए और भी हिंसा होती है। अंत में यह एक भयावह और डरावना सपने जैसी फिल्म है, लेकिन अगर आप इसे देखने की हिम्मत है तो यह बेहद दिलचस्प भी है। आइए हम जानते हैं हमारे भारत में बनी हुई दूसरे नंबर में आती है ये फिल्म, 2012 में रिलीज़ हुई। नाम तो आप सबको, अधिकांश लोगों को मालूम होगा, चलिए हम फिर से बता देते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर। सिटी ऑफ गॉड के 10 साल बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर एक और गैंगस्टर फिल्म साबित हुई, जो मुख्य रूप से बदले की कहानी पर आधारित थी और साथ ही महाकाव्य जैसी भी थी, लेकिन यहाँ इसकी अवधि वास्तव में महाकाव्य जैसी थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के 2 भाग हैं और दोनों ही 2.5 घंटे से अधिक लंबे हैं। इस प्रकार कुल मिला के लगभग 5.5 घंटे की फिल्म बनती है और पूरी रोमांचक कहानी को समझने के लिए दोनों भाग देखना आवश्यक है। और चूंकि दोनों भाग 2012 में रिलीज हुए थे, इसलिए गैंग्स ऑफ वासेपुर को यहाँ एक ही फिल्म माना जा रहा है। यह कहानी कई पीढ़ियों तक फैली हुई है, लगभग 70 वर्षों के दौरान, जिसमें मुख्य रूप से 2 आपराधिक परिवार के बीच एक लंबा और खूनी संघर्ष दिखाया गया है। इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा ध्यान उस परिवार को दिया गया है, उन्हें नायक ना कहें, जो सबसे कमज़ोर और हाशिए पे है। यह एक बेहद रोमांच, कभी कभी व्यंग्यात्मक और लगभग हमेशा अप्रत्याशित गैंगस्टर गाथा है, जो विभिन्न शैलियों के बीच बेतहाशा घूमती है और वास्तव में अब तक की सदी की सर्वश्रेष्ठ गैंगस्टर फिल्मों से एक हो सकती है। आइए चलिए जानते हैं नंबर 1 पे आने वाली 2002 में रिलीज़ हुई सिटी ऑफ गॉड। भले ही इसकी अवधि 2 घंटे से थोड़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत लंबी नहीं है, फिर भी सिटी ऑफ गॉड एक महाकाव्य फिल्म जैसा एहसास देती है। इसकी वजह है समय और किरदारों के व्यापक चित्रण का संगम। कहानी में कई मोड़ आते हैं, लेकिन कभी भी उलझन भरे नहीं लगते। इसकी गति उत्कृष्ट है और जो भी दृश्य शुरुआत में अटपटा या अचानक लगता है, उसे अंत में पर्याप्त संदर्भ दिया जाता है और इस तरह से समझाया जाता है कि वो फिल्म के संपूर्ण स्वरूप को सार्थक रूप से प्रस्तुत करता है। यह कहानी रियो डी जेनेरियो की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले विभिन्न लोगों के बारे में है, जिनमें से कुछ संगठित अपराध की व्यवस्था में फल फूल रहे हैं, जो वहाँ के जीवन पर हावी हैं। कुछ अपने आसपास के अपराधों का शिकार हो जाते हैं और अन्य इस तरह की जीवन शैली से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी ऑफ गॉड का एक बड़ा हिस्सा प्रतिशोध से संबंधित है, क्योंकि इसमें कई मौतें होती है और लोग इन मौतों का बदला लेना चाहते हैं और विभिन्न पात्रों के बीच आधारित रूप से आगे पीछे होने का अंततः हिंसा प्रतिरोधक एक जटिल, भ्रमित करने और दुखद चक्र को उजागर किया जाता है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ हमारी ख़त्म होती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब देके अपना सपोर्ट करें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। और इन 10 गैंगस्टर मूवी को देखना ना भूलें, और जिन्होंने देख लिया वो हमारे चैनल पे कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।